हाँ जी बच्चों, नमस्कार। वंस अगेन स्वागत है आप लोगों का। फिजिक्स के 2-3 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं साइंस में, और अगला टॉपिक हम एक छोटा सा ले रहे हैं बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज डाइजेशन, पाचन। देखो बच्चों, बायोलॉजी हमेशा आप लोगों की, मुझे मालूम है, दुखती रग है। रीज़न ये है कि बायोलॉजी कभी ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि भाई जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं था, वो पीसीएम बैकग्राउंड के थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा, तो एग्जाम में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब बात बायोलॉजी की आती है तो हम दूर से भागते हैं और कहीं से कुछ रट्टा मार के कुछ क्वेश्चंस याद कर लेते हैं। सबसे बड़ी कम समस्या बेटा हमारी ये है कि हम करते क्या हैं, हम क्वेश्चंस याद कर लेते हैं। क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, उससे कुछ नहीं होगा बेटा। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी। उससे आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं आने वाले, उससे उतने नंबर तो कम से कम नहीं आने वाले हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो सिलेक्शन वाले नंबर लाने तो बेटा हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा आपको, और जीएस ऐसा टॉपिक है जो बहुत समय लगाता है पढ़ने में। लेकिन आप जो लोग कई साल से तैयारी कर रहे हैं इस बात को समझ चुके हैं कि बिना जीएस के सिलेक्शन नहीं होता है। और जो लोग अभी तैयारी करना शुरू हुए हैं, मैं एसएससी और बाकी एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जीएस बेस्ड एग्जामिनेशंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीसीएस या सिविल सर्विसेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो खैर बच्चों को पढ़ना ही होता है जीएस। लेकिन जो बाकी जैसे एसएससी के पर्टिकुलर बच्चों को मैं देखता हूँ कि एसएससी के बच्चे जीएस को तो बिल्कुल छूना ही नहीं चाहते, और 2-3 साल जब तैयारी कर लेते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, तब उनको समझ में आता है यार जीएस की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो नए बच्चे इस बात को पहले ही समझ लें कि बेटा आपको टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, खाली क्वेश्चन और उसका आंसर याद करके कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ किताबें इस प्रकार की कुछ किताबें भी मार्केट में आ रही हैं, बस क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। उनके नाम नहीं लूंगा मैं, बट उनसे कुछ नहीं होगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो डाइजेशन एक इस टॉपिक की बात हम लोग करते हैं। देखो डाइजेशन है क्या, पहले मतलब मोटे तौर पे आप समझिए कि डाइजेशन होता क्या है, कहते कैसे हैं। देखिए, मैं जो खाना खाता हूं, मैंने जो भी खाना खाया, वो खाना मैंने क्यों खाया, उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था खाना खाने का। मेरा खाना खाने का बेटा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, मेरी अंदर जो बॉडी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म चल रहा है, वो ढंग से काम करे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था खाना खाने का, कि पूरा शरीर ढंग से काम करे। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझिए कि जैसे मैं शायद जानता हूँ, आप शायद जानते होंगे इस बात को, कि हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग दंड बैठक लगाते हैं, जिम जाते हैं, तो वो खूब प्रोटीन खाते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुर्गा खाया आपने, मुर्गे में प्रोटीन होता है साहब। ठीक है साहब, आपने मुर्गा खाया, तो चिकन खाने के बाद क्या चिकन का जो लेग है, लेग पीस है, जो मुर्गे की टांग है, वो अंदर गई, अंदर जाके यहाँ पर चिपक जाती है, क्या बॉडी बन जाती है आपकी? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो होता क्या है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर एक हाईवे चल रहा है, उस हाईवे का नाम है ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी में आप समझते चलिए चीजों को, भरा हुआ नहीं है। पेट में ब्लड भरा है क्या? दिमाग में ब्लड भरा है क्या? भरा हुआ नहीं है, वो कुछ छोटे छोटे पाइप्स में बह रहा है। हमारी बॉडी में जाने कितने किलोमीटर लंबे पाइप बिछे हैं। ये हाथों में, पैरों में आपको कुछ नसें नजर आती हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े पाइप हैं बेटा, इनसे कुछ नहीं होता, इनसे खाली बॉडी ब्लड यहां से वहां जा रहा है। एक्चुअली ब्लड आपके पूरे बॉडी में छोटे 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 और छोटे और छोटे, इतने छोटे छोटे पाइप हैं वो कि आपको नजर नहीं आते, उन पाइपों में घूम रहा है। उन पाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। वो पाइप करते क्या है, आप शायद जानते हैं कि मेरा पूरा जो बॉडी है बेटा, मेरी पूरी बॉडी सेल से बनी है। छोटी छोटी छोटे छोटे यूनिट्स, इनको सेल्स कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। मेरी पूरी बॉडी बेटा कोशिका से मिलकर बनी है। और कोशिका में ब्लड भरा होता है क्या? आंसर इज नो। कोशिकाओं में ब्लड नहीं है, सेल्स में ब्लड नहीं है। आप समझो, इस सेल के बाहर एक हाईवे जा रहा है, मतलब वो ब्लड की वेसल जा रही है और इसमें ब्लड बह रहा है, इसके अंदर ब्लड है। और इस ब्लड से जो भी सेल को जरूरत है, वो सारी चीजें सेल इस ब्लड से मांग लेती है और ब्लड सेल को दे देता है। और जो वेस्ट मटेरियल ब्लड में बनता है, वो भी सब इस सेल के अंदर वो ट्रांसफर कर देती है। समझ रहे हैं? तो मेरी बॉडी में जो भी कुछ है बेटा, वो ब्लड द्वारा यहां से वहां, वहां से वहां जा रहा है। तो मैंने जो खाना खाया, उस खाने का ब्लड के अंदर जाना जरूरी है। पहली चीज तो ये समझिए आप। अब ब्लड में ऐसे कैसे जाएगा खाना? भाई मुर्गा जो हमने खाया था या दाल खाई थी, शाकाहारी भोजन, शाकाहारी लोगों के लिए दाल बोल देता हूं, तो जो दाल खाई थी, तो वो दाल क्या ऐसे खाई और ऐसे ब्लड में घुस गई? कभी ऐसा देखा है कि ब्लड को हमने, हमारी चोट लगी और ब्लड निकल रहा है तो थोड़ा सा दाल निकल रही है, एक चावल का दाना निकल रहा है, ऐसा कुछ देखा है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो होता क्या है कि जो भी हम खाते हैं उसको पहले बहुत छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, और उसके बाद वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही ब्लड में एंटर कर पाते हैं। तो मैं जो खा रहा हूं
उसको बहुत छोटी चीजों में तोड़ना है, फिर वो ब्लड में एंटर करेंगे और ब्लड में जाकर के वो पूरे शरीर में घूमेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं प्रोटीन की बात बता रहा था, तो बेटा प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो बड़ा मॉलिक्यूल है और प्रोटीन बॉडी में नहीं घुसेगा, प्रोटीन ब्लड में नहीं घुसेगा, तो प्रोटीन को पहले तोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये दीवार ईंटों से बनी है, छोटे छोटे ब्रिक्स हैं, तो ब्रिक इस दीवार की यूनिट हो गई। तो मैं आपसे कहूंगी साहब इस दीवार को छोटा सा एक काम कीजिए, इस दीवार को छोटे से गेट से निकाल दीजिए, तो निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। तो आप क्या करेंगे, इस दीवार को तोड़ेंगे, ईंटें निकालेंगे और एक एक करके छोटे से गेट से लेकर बाहर जाएंगे और बाहर ले जाके दोबारा से उन ईंटों को एक के ऊपर रख करके दीवार बना देंगे कि नहीं? बस ऐसे ही होता है। हमने जो मुर्गा खाया वो उसका जो प्रोटीन था वो पहले बेटा एमिनो एसिड, एमिनो हिंदी में अम्ल कहते हैं, अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, एमिनो अम्ल या अमीनो एसिड के अंदर टूटेगा और टूटने के बाद वो ब्लड में जाएगा और ब्लड के अंदर क्या होगा, जहां जहां हमको जरूरत है प्रोटीन की वहां वहां प्रोटीन दोबारा से बना दिया जाएगा। समझ रहे? तो इस प्रोसेस डाइजेशन में होता क्या है, डाइजेशन में जो भी हमने खाया उसको पहले तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा। कहां किया जाएगा एब्जॉर्ब? ब्लड में, और बचा कुचा पदार्थ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं? इसको डाइजेशन कहते हैं। बड़ी गर्मी है भैया यहां पर, इसी की थोड़ी समस्या हो गई है। चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि गर्मी का इफेक्ट हमारी पढ़ाई पर ना आए। ठीक है ना? ओके, ठीक है साहब। तो आप समझ गए ना मेरी बात जो मैंने समझाई? आपको नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। मैंने जो खाया उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने के बाद जो छोटे टुकड़े जाएंगे वो मेरे ब्लड के अंदर खींच लिए जाएंगे और बॉडी में जहां 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 से जरूरत है उसको वहां पहुंचाया जाएगा और दोबारा से मिलाकर जोड़ दिया जाएगा। तो मुर्गा खाया, मुर्गा किस में टूटा? मुर्गे का प्रोटीन किस में टूटा? एमिनो एसिड में टूटा, और एमिनो एसिड ब्लड में घूम रहे हैं और यहां पर मान लीजिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो यहां पर अमीनो एसिड गए और दोबारा से जुड़ जुड़कर उन्होंने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। ठीक है भाई? तो डाइजेशन में क्या होगा? डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना? वी ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल और सिंपलर मॉलिक्यूल को फिर एब्सॉर्ब किया जाता है इन द ब्लड स्ट्रीम। राइट? सो दिस इज द डाइजेशन। आप चाहें तो लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, बाकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है भाई? कंपटीशन एग्जाम की एक खासियत है, वह डेफिनेशन नहीं पूछता है। तो डाइजेशन में होता कैसे डाइजेशन? अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले। जैसे हमें इस दीवार को अगर तोड़ना है तो हमको हथौड़ा चाहिए, हमको कुछ तोड़ने वाली यंत्र चाहिए, औजार चाहिए। तो आप बस इतना याद रखिए, खाने को, भोजन को तोड़ने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए जो केमिकल हैं बॉडी के अंदर, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंजाइम्स। तो कुछ एंजाइम्स आएंगे और वो एंजाइम चीजों को तोड़ेंगे। अब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला अलग होगा। अब कार्बोहाइड्रेट में भी जो अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट है उनको तोड़ने वाला अलग होगा। सेम वे प्रोटीन के जो अलग अलग टाइप है उनको तोड़ने वाला अलग होगा। तो हर चीज को तोड़ने का औजार यहां अलग है, इसको आप ऐसे समझिए, ऐसे याद रखिए। ठीक है? तो भाई जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम होता कैसे? हम देखो ऐसे बात करते हैं कि भाई आपने जैसे खाना खाया मुंह में, तो मुंह में क्या डाइजेशन हुआ? क्या आप मुंह के अंदर चीजों को तोड़ रहे हैं? आंसर इज यस। आपका दांत जो है उन चीजों को तोड़ रहा है। नॉट ओनली दांत, आपके मुंह में कुछ एंजाइम भी आ गए बेटा, तोड़ने वाली मशीनें मुंह के अंदर भी हैं और डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो पहले मैं डाइजेशन का एक सिस्टम का एक फिगर बना देता हूं कि भाई ये आपका मान लीजिए मुंह है। अब मुंह बड़ा सुंदर तो मुझसे बनेगा नहीं, लेकिन ठीक है आप मान लीजिएगा भैया मुंह है। ठीक है? हार्डली मैटर्स, हम कुछ आर्ट्स तो पढ़ने जा नहीं रहे। जैसे मान लीजिए आपकी आंख हो गई, ये आपका मुंह है, तो मुंह में भैया आपके दांत हो गए और दांत के अलावा एक आपकी जीभ हो गई। ठीक है भाई लोग? अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप जो खाना खाते हैं, अभी पूरी प्रोसेस हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आप जो खाना खाते हैं वो कहां जाएगा? एक छोटे से पाइप में जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपका जो भोजन है, आपका जो फूड है, आपने खाया और वो ऐसे जाकर के यहां गिर गया, थोड़ा यहां गिर गया, थोड़ा यहां गिर गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके अंदर एक पाइप है, वो ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया है, फिर ऐसे घुमा हुआ है इस तरीके से। तो वो फूड उस पाइप के अंदर जा रहा है। ऐसा नहीं कि जाके बस पेट के अंदर भरा हुआ है, नहीं, इट्स नॉट दैट। तो उसके बाद एक पाइप के अंदर फूड जाएगा और पाइप के बाद एक बड़ा सा एक थैली है, एक बैग है, उसमें जाएगा। नाम डालते चलते हैं। ये जो पाइप आया इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। वैसे इसका नाम बेटा ईसोफेगस है। ईसोफेगस।
इसका नाम है। हिंदी में इसको ग्रास नली कहते हैं। हिंदी माध्यम वालों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेटा इन चीजों को इंग्लिश में याद रखेंगे तो आप फायदे में चले जाएंगे, हिंदी में करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी आपको, क्योंकि हिंदी में कभी कुछ लिख देता है वो, कभी कुछ लिख देता है। इंग्लिश में ईसोफेगस लिखेगा, ज्यादा से ज्यादा फूड पाइप कह सकता है। फूड पाइप जनरली हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, वैसे नाम इसका ईसोफेगस ही है। ठीक है भाई। इसके नीचे एक छोटा सा थैली है, बड़ी सी थैली है। इस थैली को हम बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं भाई? स्टमक। हिंदी में से आमाशय कहते हैं। चलो मैं हिंदी में लिखूंगा नहीं, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे मालूम है आपको अंग्रेजी ही फायदा करने वाली है। मैं भी खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है ना, बट दिस इज नीड ऑफ द आवर। हमको भाई इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, कुछ क्या करें, करना पड़ता है। इसके बाद एक और पाइप स्टार्ट होता है, जो शुरू में तो कुछ इस प्रकार से होता है, एक यू स्ट्रक्चर का होता है, जिसको हम लोग इंटेस्टाइन कहते हैं, और उसके बाद थोड़ा ऐसा घुमा होता है। फिर ये पाइप जो है जो बचे हुए खाने को बाहर ले जाता है। अब किताबों में स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ऐसा नजर सीधा सीधा नजर नहीं आएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा उलझा हुआ होता है। ये पाइप उलझा हुआ है ऐसा मान के चलिए आप, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। बेटा ये स्टमक है और ये जो है इंटेस्टाइन है। यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम इंटेस्टाइन या आंत। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और नीचे वाला जो बड़ा पोर्शन, जैसा पोर्शन है जो कि चौड़ा ज्यादा है लंबा कम है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट हैं। सबसे पहले है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप जो यू शेप का, उसका नाम है, उसको कहते हैं हम ड्यूडेनम। उसके बाद बेटा एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जेजुनम। दिस इज जेजुनम। एंड लास्ट वाला इज इलियम। इन पार्ट्स के नाम बेटा याद रखिएगा, एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ लेता है वो, ये बताइए इलियम किसका पार्ट है? इलियम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द ऑर्गन? और 4 उसमें ऑप्शन होंगे, तो इलियम इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन होगा, या फिर उसमें लिखा होगा कि डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सबसे पहले ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। इसके बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन आता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे बड़ा पार्ट है हमारे डाइजेशन सिस्टम का, करीब 6-7 मीटर लंबी होती है ये। 6-7 मीटर आप समझिए, तो काफी लंबी है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के वैसे 3 भाग होते हैं, मैं लिख देता हूं, आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो और अच्छी बात है। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। ये भी पहले ये वाला पार्ट पड़ेगा, फिर आगे ये वाला पार्ट होता है, लास्ट में ये वाला पार्ट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है सीकम, CECUM, कोलन COLON, मेरी राइटिंग आप आई होप समझ रहे होंगे, और RECTUM, रेक्टम। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है भाई लोग। अच्छा, यहां स्टमक में यहां पर एक आप आज से समझिए ढक्कन लगा होता है एक। वो ढक्कन कैसा है? नीचे खुलता है ऐसे, खाली ऐसे, ऊपर से खाना आया वैसे खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा जनरली ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा। आपका वो साथ पल्टियां आती हैं, वॉमिटिंग होती है तो ठीक है, मैंने बोला जनरली ऊपर की तरफ नहीं खुलता, अदरवाइज वो खाली ऐसे बंद हो जाता है, फिर ऐसे होता है। ठीक है। अच्छा, अब 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, जो हम धीरे धीरे करके, चलो आगे आएंगे तभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम मुंह की बात करते हैं, हम माउथ की बात करते हैं कि भैया मुंह के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। बेटा माउथ में सबसे पहले आते हैं दांत। आपके कितने दांत हैं? काउंट करने की कोशिश करना। देखिए दांत जो हमारे होते हैं वो आप ऐसे मान लीजिए साहब, ये आपके दांत हैं, 1 2 3 4 ऐसे मान लेते हैं, ये सब आपके दांत हैं। ठीक है। अब दांत अगर आपने ध्यान दिया हो तो दांत को अगर मैं बीच में एक लाइन खींचूं, मतलब यहां पे लाइन खींच दूं मैं, तो बेटा जैसे दांत इधर हैं सेम वैसे ही दांत इधर होते हैं। उनका जो 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 क्रम होता है, उनका जो सीरीज होती है सेम होती है, और ये सीरीज सब में सेम होगी, मतलब जैसी इधर होगी बिल्कुल वैसी सीरीज इस तरफ होगी। तो हम किसी एक साइड के बारे में बात कर लेते हैं। हम जो है दांत का एक साइड ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला साइड ले लेते हैं हम लोग खाली, और यहां पर दांतों का जो क्रम है वो हर जानवर में, हर जानवर की प्रजाति में, स्पीशीज में, सब में अलग अलग होता है। मेरे अंदर अलग क्रम है, बंदर के अंदर अलग है, चिंपैंजी के अंदर अलग है, कुत्ते के अंदर अलग है। तो कुत्ते में भी भारत के कुत्ते में अलग है, अल्सीशियन में अलग है, जर्मन में अलग है, मगरमच्छ में अलग है। सब में उनका जो क्रम है वो अलग अलग होता है। तो ये
अलग अलग स्पीशीज में अलग होता है, जिसको हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डेंटल फॉर्मूला। तो भारत का मनुष्य का जो डेंटल फॉर्मूला है, हम लोग का जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है? आप ध्यान दीजिए, अगर आप जुबान लगा के चेक भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, खाली इधर चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर जो शुरू में आगे जो दांत आएंगे वो देखिए कुतरने वाले होंगे, जैसे गिलहरी के दांत होते हैं ना कुतरने वाले, उनको हम इंसीजर कहते हैं। आई फॉर इंसीजर लिख लीजिएगा, इंसीजर, ठीक है। हिंदी में शायद रदनक कहते हैं, क्रंतक, रदनक, क्रंतक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इंसीजर, इंसीजर देखिए दो ऊपर होंगे और दो नीचे होंगे। कुतरने वाले दांत दो ऊपर दो नीचे, महसूस कर पा रहे हैं आप लोग? उसके बगल में देखिए एक ऐसा दांत होगा जो थोड़ा ऐसा होगा, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे थोड़ा नुकीला टाइप का होगा, वो जो मांसाहारी जानवरों में ज्यादा बड़ा होता है। उसका काम ही है मांस को फाड़ना, चीरना। कुत्ते में आपको बड़ा दिखेगा, शेर में बड़ा दिखेगा, ऐसे करके। ड्रैकुला वाली फिल्म में आपने देखी होंगी तो ऐसे करके दो बड़े बड़े दांत हो जाते हैं साइड में, वही है। उसको बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। हिंदी में कहते हैं रदनक। तो एक बेटा ऊपर है, एक नीचे। याद रखिए मैं खाली एक साइड की बात कर रहा हूं। तो पहले हम आगे गए, दो ऊपर दो नीचे कुतरने वाले, बगल में देखा एक ऐसे नुकीला ऊपर नुकीला नीचे। उसके बगल में आपको ऐसा दांत मिलेगा जो थोड़ा सा ऊपर से चौड़ा है, वो खाने को पीसने का काम करेगा। उसको हम बोलते हैं प्रीमोलर। पीएम, पीएम मतलब प्री मोलर, MOLAR, मोलर। प्रीमोलर होता है बेटा, दो ऊपर होते हैं और दो नीचे होते हैं। आप इसको हिंदी में डाल कह सकते हैं, छोटी डाल आप इसको मान सकते हैं। बट उसके बगल में आप जाइए तो आपको ऐसे दांत मिलेंगे जो ऊपर से बहुत चौड़े हैं, जो वास्तविक में जो दाढ़ है आपकी, जो तो वो जो खाने को ढंग से पीसने का काम करेंगे। उसके बाद आएंगे दो, आए फिर एक आया, फिर दो आए। अब या काउंट कीजिए कितने हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर दो हैं और कुछ कहेंगे तीन है। आप काउंट कीजिए बेटा इसको। कुछ कहेंगे सर दो हैं ऊपर, कुछ कहेंगे सर तीन हैं। तो आप समझिए उसको हम मोलर कहते हैं। वो दरअसल आपके तीन ही होते हैं, तीन ऊपर होते हैं तीन नीचे होते हैं, लेकिन बहुत बाद में जाकर के तीसरा मोलर निकलता है, जिसको हम अकल दाढ़ कहते हैं हिंदी में। तीसरा मोलर, थर्ड मोलर जो है, याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है वाला, कि सबसे लास्ट में कौन सा दांत निकलता है। तो सबसे दांत लास्ट में निकलता है बेटा थर्ड मोलर। M फॉर मोलर, MOLAR, PM मतलब प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर। ये ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है और आपको बेटा ये याद रखना है। डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है, दंत सूत्र हिंदी में कहते हैं। तो बेटा ये कितने दांत हो गए टोटल? 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 2 8। तो मतलब 8 इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर, टोटल कितने हो गए भाई? 32 हो गए। 32 ही है ना, 32 ही तोड़ दूंगा तेरी एक घूसे में, देख सुना ना। तो ये 32 दांत होते हैं हमारे अंदर। एडल्ट ह्यूमन में, एडल्ट मेल में, मेल या फीमेल में 32 दांत होते हैं। बच्चों में कितने होते हैं? बच्चों में 20 होते हैं। इसको भी याद रखिएगा, बच्चों में जो है दांतों की संख्या बच्चों में पूछी, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो पॉज करके कर लीजिएगा। बच्चों में बेटा 20 दांत होते हैं। दांतों के बारे में एक चीज आपको और याद रखनी है, एक तो डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखनी है और ये याद रखना है कि कौन सा दांत क्या काम करता है। जैसे इंसीजर जो होते हैं वो कुतरने का काम करते हैं, कैनाइन फाड़ने का काम करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लास्ट में कौन सा निकलता है? थर्ड मोलर निकलता है। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर। दांत में एक्चुअली होता क्या है, दांत कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर है, दांत कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ब्लड वेसल तो होती है, ब्लड वेसल ऐसे फैली रहती है, और नर्व सेल भी फैली रहती है। नर्व सेल वो सेल्स हैं जो मैसेज लेकर आती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। इसके ऊपर एक वाइट कलर का एक पूरा लेयर होता है। ये वाइट कलर की एक लेयर है जिसको हम इनेमल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनेमल। इनेमल के बारे में एक बात याद रखिएगा, इनेमल इज द हार्डेस्ट थिंग इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो क्या, उसका नाम क्या है बेटा? इनेमल। वो दांतों के ऊपर पाया जाता है। व्हाट आई एम सेइंग, सबसे कठोर पदार्थ। देखो बच्चों में कंफ्यूजन रहता है दो तीन चीजों में रह करके। सबसे कठोर पदार्थ मैंने क्या बोला? इनेमल। सबसे कठोर, सबसे हार्ड मसल, मांसपेशी कौन सी है? जबड़ा, जॉ। जॉ इज द हार्डेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। दिस इज नॉट द बोन, दिस इज मसल। सबसे हार्ड, सबसे मजबूत बोन कौन सी है? तो वो बेटा फीमर। आपकी जो जांग की हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं फीमर। तो फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड दैट इज लार्जेस्ट ऑल्सो। फीमर जो है शरीर की सबसे लंबी बोन भी है। सबसे छोटी स्टेपिस होती है, शायद कान में होती है, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप इन सब चीजों को नोट करते चलें। स्टेपिस सबसे छोटी बोन, सबसे लंबी और सबसे हार्ड बोन फीमर। सबसे स्ट्रॉन्ग पदार्थ हमारे शरीर का इनेमल, और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल, मांसपेशी, जबड़ा। ठीक है, ओके।
तो कभी कभी क्या होता है कि भाई जबड़ा ये एनेमल कभी कभी झड़ जाता है, बच्चों में अक्सर होता है कि वो जो चॉकलेट वगैरह खाने से, मीठा जाने खाने से ये सब ऊपर से हट जाता है। तो हट जाता है तो आपको जो भी आप खाते हैं तो इन नर्व सेल से आपको सीधे आकर लगता है वो, तो आपको सेंसेशन होता है, झंझनाहट होती है आंखों में, दांतों में। मीठा खाएंगे, नमकीन खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो आपको जो है झंझनाहट होती है। तो याद रखिएगा इनेमल इज दी सब्सटेंस जो कि सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है बॉडी में। अच्छा, इसके बाद आते हैं भाई और चलते हैं हम डाइजेशन में। भाई दांत के अलावा और क्या है? जीभ है, जुबान है। जुबान में भैया एक बात बताइए, आपने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला मीठा लगा आपको, मीठा है कि नहीं? लेकिन यहां रखेंगे तो मीठा लगेगा क्या? यहां तो नहीं लगता। मुंह में ऐसा क्या बात है मीठा लगता है? मुंह में कुछ रिसेप्टर्स हैं। क्या है बेटा? मुंह के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कि हम लोग वो रिसेप्टर कुछ छोटी छोटी सेल्स पर होते हैं जिनको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड जो होती है वो आपको अलग अलग टेस्ट का एहसास कराती हैं। टेस्ट बर्ड्स अलग अलग जगह, मतलब वैसे तो देखो पूरी जुबान पर ही होती हैं टेस्ट बर्ड्स, लेकिन कुछ विशेष एरिया में, कुछ स्पेशल एरिया में स्पेशल टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। जैसे यहां पर जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो आपको मीठे का एहसास कराती हैं, आपको बताती हैं मीठा है। इसके बगल में यहां पर जो है ये आपको बताती हैं कि कोई चीज नमकीन है। कैसी है भाई? नमकीन है। खट्टा, सौर। जुबान में पीछे की तरफ साइड में आप जाइए यहां पर, तो ये आपको खट्टा होने का एहसास कराती हैं। और जो कड़वा टेस्ट हो, जैसे दवाई ववाई हम खाते हैं तो कहां कड़वा लगता है? बिल्कुल लास्ट में लगता है ना। तो ये जो एरिया है बेटा, ये आपको कड़वा स्वाद दिलाती है। इसको नोट कर लीजिए। जीभ के बारे में ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको तुरंत बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, जी स्पेलिंग में देख लेता हूं, GUSTATURY। देखो भाई ऐसा, टेस्ट बर्ड्स वो जगह हैं जहां पर कि हमको टेस्ट का एहसास होता है। तो देखो ये कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये रिसेप्टर्स हमको बताते हैं कि कौन सी चीज मीठी है, खट्टी है। उन रिसेप्टर्स को कहते हैं, उसकी स्पेलिंग बेटा ये है, चाहे जैसे प्रोनाउंस कर लीजिए, गस्टेटरी जो भी है, व्हाटएवर, गस्टेटरी रिसेप्टर्स इसको बोलते हैं। ये सीजीएल में आया कई बार क्वेश्चन। गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। देखो स्वाद के लिए रिसेप्टर्स कौन से हैं? गस्टेटरी। सूंघने के लिए कौन से हैं? उसको ऑलफैक्टरी कहते हैं। सूंघने के लिए नाक में होते हैं ऑलफैक्टरी, OLFACTORY, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स यहां पाए जाते हैं, और ये आपने स्वाद आपको याद रखना है कि किस जगह से कौन सा स्वाद मिलता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। तो टेस्ट हो गया। टेस्ट के अलावा आपके मुंह के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम सिलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं बेटा? जहां से सलाइवा बनता है, लार बनती है। हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथियां, अंग्रेजी में कहते हैं सिलिवरी ग्लैंड्स। तो सिलिवरी ग्लैंड यहां आपकी जुबान के नीचे यहां होती हैं, ऊपर आपके तालू के पास यहां होती हैं, जो बहुत सारी लार बनाती हैं। एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा आपकी बॉडी में बनता है। और सलाइवा करता क्या है? अब सलाइवा, आपके दांत ने खाना पीसना शुरू कर दिया, ठीक है, पीस रहे हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ रहे हैं। सलाइवा उसको अब केमिकली तोड़ेगा। सलाइवा में क्या है? सलाइवा में है एंजाइम। सलाइवा में हालांकि 2 एंजाइम्स होते हैं। एक होता है, मुख्यतः 2 एंजाइम्स होते हैं। एक होता है टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है? लिख लेना इस बात को कि जो लार होती है, सलाइवा होती है, वो 1.5 लीटर डेली प्रोड्यूस होती है। किससे प्रोड्यूस होती है? सिलिवरी ग्लैंड से। टाइलिन और लाइसोजाइम 2 एंजाइम उसमें होते हैं। टाइलिन क्या करता है? आप चाहें तो लिख लीजिएगा। टाइलिन ये स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। किस में तोड़ता है बच्चों? माल्टोज में। टाइलिन ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, मतलब इट हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन द थिंग्स। अभी वो ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट हो गया, तोड़ना शुरू हो गया है, आगे जाके और टूटेगा। ठीक है, एंड में जाकर के ये टाइलिन एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है और एंड में जाकर के ग्लूकोज में टूट जाएगा। लेकिन अभी शुरुआत हुई चीज की। जैसे आपने ब्रेड खाई हो, कभी कच्ची ब्रेड खाई है, तो ब्रेड में स्टार्च होता है। थोड़ी देर तक चबाते रहिए, आपको मीठी मीठी लगने लगेगी। वो क्यों लगेगी? क्योंकि टाइलिन ने उसका स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर दिया है। माल्टोज में 2 एटम ऑफ ग्लूकोज होते हैं जो अंदर जाकर के ग्लूकोज अलग अलग हो जाएंगे और ब्लड के अंदर घुसेंगे उसके बाद। ठीक है भाई। उस दूसरा था लाइसोजाइम। क्या करता है? देखो भाई ऐसा है,
जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो हम बड़े सकते में थे, क्योंकि हमको कुछ ऐसी चीजें पता चली कि जो हम सोच ही नहीं सकते थे। हमें पता ही नहीं था कि हम चारों तरफ से बैक्टीरिया वायरस से घुरे हुए हैं। बैक्टीरिया वायरस फंजाई पता नहीं क्या क्या। हम यहाँ खड़े हुए हैं क्लास में और आप भी जहाँ बैठे हुए हैं, आपके चारों तरफ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है बेटा, घूम रहे हैं, खाने में भी हैं, सांस के साथ अंदर भी जा रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं, हमारा शरीर अपने आप रक्षा अपनी करता है। एक पार्ट रक्षा का ये भी है, आपने जो खाना खाया उस खाने में जो बैक्टीरिया थे वो चबाया आपने, वो चबाया तो इस लाइसोजाइम ने उन बैक्टीरियाज को मार दिया। तो लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम उन बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है, इसके अलावा ये कुछ और काम नहीं करता। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो ये तो हो गया भैया मुंह के अंदर जो डाइजेशन है वो ये हो गया, और मुंह के अंदर ये 2 एंजाइम निकल आए। अब खाना जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखिए आप यहीं से सांस लेते हैं, यहीं से खाना खाते हैं। तो जब आप खाना निगलते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा, तो सांस उससे में नहीं लेते आप, और जब सांस लेते हैं तो खाना नहीं निकलते। दोनों एक साथ कभी कंफ्यूजन हो जाए तो खाना सांस नली में जा सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कभी कभी पानी नहीं पीते समय ऐसा हो भी जाता है तो आपको खांसी आ जाती है, सब बाहर निकलता है। तो भाई एक मैकेनिज्म है जो अपने आप काम करता है, आपसे पूछता नहीं है वो। यहां पर एक्चुअली एक अलग पोर्शन चला जाता है जो आपके विंड पाइप में जाता है, मतलब आपके लंग्स में जा रहा है, आपके फेफड़ों में जा रहा है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि यहां पर एक ढक्कन है, उस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? एपिग्लोटिस उस खाने को आपके फेफड़ों में जाने से रोकता है। जैसे आप खाना खाएंगे तो एपिग्लोटिस क्या करेगा? ये उस विंड पाइप को बंद कर देगा और फूड पाइप को खोल देगा। फूड पाइप अंदर खाना गया, एपिग्लोटिस दोबारा से इसको बंद कर देगा, फिर आपकी सांस चालू हो जाएगी। तो इधर और इधर करता रहता है। उस ढक्कन का नाम क्या है? याद रखिएगा, दैट इज अ वॉल्व नेम्ड एपिग्लोटिस। ठीक है भाई, और एपिग्लोटिस से होता हुआ खाना आगे बढ़ा। आगे कहां बढ़ा इसको मिटा दूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इस फिगर को अपने सामने रखिएगा, आप इसको मिटाइएगा नहीं। ठीक है साहब, तो भाई क्या हुआ कि खाना आगे बढ़ा और ईसोफेगस में आ गया। अब ईसोफेगस में खाना नीचे ही क्यों जाता भाई, ऊपर क्यों नहीं जाता? अब आपको लगेगा साहब ये तो न्यूटन का ग्रेविटी है, तो हम खड़े हुए हैं तो ऐसे खाना ऐसे जाएगा, और कैसे जाएगा? ऐसा नहीं है बच्चों। तो मतलब आपका मतलब है मैं अगर उल्टा लटक जाऊं तो सारा खाना मुंह से बाहर निकल जाएगा। मैं लेट कर कुछ खाऊं तो खाना यहीं रखा रहेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये एक पाइप है, ये जो है एक खोखला पाइप है, और यहां पर फूड है। अब फूड जहां आता है तो वो पाइप दबता है ऐसे करके, और फूड आगे चला जाता है, फिर ये दबता है, फिर ये दबता है, फिर ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लगातार होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, संकुचन और रिलैक्सेशन लगातार होते हैं, और खाना आगे बढ़ता है। यहां से लेकर यहां तक खाना इसी प्रोसेस से आगे बढ़ता है, और इस प्रोसेस का नाम आपको पता होना चाहिए। इस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस, हिंदी में इसको कहते हैं कृमा कुंचन गति। ठीक है भाई, तो जो खाना है आगे बढ़ेगा किस प्रोसेस से बढ़ेगा? बाय द प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। हिंदी में इसको कहते हैं कृमाकुंचन गति। इसको याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, नोट करते चलिए सारी चीजें। लंबा टॉपिक है, मैं छोटे से वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसको, बट ये सब चीजें आप, हर शब्द मेरा इंपॉर्टेंट है जो मेरे मुंह से निकल रहा है, आप समझिए। अब हर चीज को नोट करें। ठीक है साहब, तो खाना साहब आगे आ गया, आगे आ गया, उस ढक्कन से खोल करके नीचे आ गया। अब क्या है, यहां पर एक एसिड भरा हुआ है। ये स्टमक जो है, स्टमक के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड भरा है, जिस एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा जिसके पीएच वैल्यू 2 से 3 होती है। पीएच वैल्यू आपको पता ही होगा, आई होप, और नहीं पता तो उसकी बात फिर कभी करेंगे। आपको मालूम होगा 7 से नीचे एसिडिक होता है और 7 से ऊपर पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, कई लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह देते हैं उसको। तो ये HCl है, एक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या कर रहा है यहां पर भाई? ये 2-3 काम कर रहा है। पहला काम तो ये कि जो बैक्टीरिया बच गए थे खाने में, वो बैक्टीरिया को मार देगा। सबसे पहला काम इसका ये वाला है, क्योंकि आप कभी कभी क्या करते हैं, पहुंचाते नहीं है। आपने नूडल्स लिए गए, तो बॉडी जानता है कि आप लोग ऐसा करोगे, तो बॉडी ने क्या कहा, भैया ये एंजाइम ठीक है, मुंह में जो है वो तो ठीक है, यहां भी कुछ रखो, और यहां पर भी एक बैरियर लगा हुआ है। तो ये HCl उन एंजाइम्स को मार देता है, खत्म कर देता है, उन बैक्टीरियाज को मार करके खत्म कर देता है। दूसरी बात, आप नोट कर ली सारी चीजें ना आपने, याद रखिएगा HCl क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है। दूसरी बात, यहां पर 3 एंजाइम्स, वैसे तो एंजाइम्स बहुत निकलेंगे यहां पर, मेनली 3 एंजाइम्स यहां निकलेंगे। कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे? एक निकलेगा पेप्सिन,
पेप्सिन, नोट करते चलिएगा आप लोग, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। एज आई सेड, प्रोटीन का डाइजेशन करना शुरू करेगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है, मतलब पेप्टाइड्स पेप्टोन्स में तोड़ता है, सॉरी, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन्स में। आप इतना याद रखिए कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कौन करता है? पेप्सिन। दूसरा यहां निकलता है एक गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को तोड़ता है, वसाओं का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फैट्स विच इज अवेलेबल इन द फूड, राइट। तीसरा एक और होता है, उसके बारे में क्वेश्चन कई बार आया, इसका नाम है रेनिन, RENINE, व्हाटएवर, रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है? रेनिन बेटा ये करता है कि जो मिल्क का प्रोटीन है, मिल्क का जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। अब मिल्क में एक अलग प्रोटीन पाया जाता है और मिल्क के प्रोटीन को बोलते हैं कैसीन। जैसा मैंने कहा है कि एक लाइन मेरे मुंह से जो आज निकल रही है वो सब इंपॉर्टेंट है। मिल्क के प्रोटीन को क्या कहते हैं बेटा? कैसीन कहते हैं। दूध का जो सफेद रंग होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कैसीन ओनली। जो भैंस का दूध होता है, उसके दूध का या कोई भी दूध फॉर दैट मैटर, उसका सफेद रंग जो होता है किसकी वजह से होता है? कैसीन की वजह से होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है? तो उसमें कैसीन तो होता है, ऐसा नहीं कैसीन नहीं है, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी होती है जिसका नाम होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन। कैरोटीन एक्चुअली विटामिन ए का ही एक डेरिवेटिव है, तो कैरोटीन होता है, उस वजह से उसका रंग पीला हो जाता है। एक बार एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि यूरिन का जो कलर है वो येलो क्यों है? तो बेटा यूरिन का कलर जो येलो है वो इस वजह से है क्योंकि उसमें यूरोक्रोम होता है। क्या होता है? यूरोक्रोम। नोट डाउन एवरीथिंग व्हाटएवर इज कमिंग आउट ऑफ, छोड़ो, जो भी मेरे मुंह से बाहर आ रहा है उसको आप नोट करें, ठीक है भाई लोग? समझ में आ रहा है ना? समझते चलिए, नोट करते चलिए, दोनों काम जरूरी है। क्वेश्चन आंसर मत पढ़िए, मत पढ़िए, मत पढ़िए, उनसे किसी का भला होने वाला नहीं है, ठीक है भाई साहब? पिछली बार एक भाई साहब थी, बहन जी थी, मुझे पता नहीं, किसी का कमेंट आया था, सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें पीएचडी थोड़ी करनी है। बेटा पीएचडी तो आसान है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोस पीपल। पीएचडी तो आप पढ़ते रहो, हो जाता है भाई। अब ठीक है, थीसिस वगैरह बनानी है, सेटिंग बन जाती है, सब हो जाता है। सिलेक्शन थोड़ी होता है आसानी से, इट इज सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स। अफसर थोड़ी बन जाएंगे आप ऐसे आसानी से, वो तो बहुत आसान है। यहां पर आपको आज के डेट में जनरल स्टडीज, गए वो जमाने जब पूछता था कि अकबर का बेटा कौन है, अब वो गए वो जमाने। अब आपको हर चीज में पीएचडी करनी है, समझो आप, हर चीज का मास्टर चाहिए आप लोग। अब वैसे मैं पीएचडी वाली चीजें नहीं करा रहा हूं, बट फिर भी आप वो चीज पढ़ना चाहते हैं जो हल्के फुल्की है, तो बेटा बहुत से और चैनल हैं, आप वहां जाइए, हर तरह का चैनल अवेलेबल। देखिए यूट्यूब की खासियत है, आप जैसा पढ़ना चाहते हैं हर चीज अवेलेबल है। डीप में जाना चाहते हैं, डीप में भी, ऊपर सुपरफिशियल वो भी है, सिर्फ बिल्कुल ऊपर से देखना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर पढ़ के, वो भी अवेलेबल है, लोग उसको भी देख रहे हैं। अब सक्सेस रेट कहां से कितना है वो बात की बात है। चलो खैर, एनीवे अपने टॉपिक वापस आते हैं, आज टाइम बड़ा कम है, टॉपिक बड़ा लंबा है। तो ये 3 बेटा एंजाइम्स यहां पर आ गए, खाना बिल्कुल और पूरी तरह से यहां पर टूटना शुरू हो चुका है, और ढंग से टूट रहा है सब खाना, ढंग से टूट रहा है, बिल्कुल टूट रहा है। स्टमक में जो जूस बनता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इनको हम लोग बेटा गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसको याद रखिएगा, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस कहते हैं, ठीक है। अब खाना आगे बढ़ा, आगे जब खाना बढ़ेगा, अच्छा एक चीज आप समझ लीजिए, एक और समझ लीजिए कि भाई HCl जब इतना स्ट्रॉन्ग है, तो HCl, मैंने आपको बताऊं कि HCl इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी को चेहरे पे डालो चेहरा जल जाए उसका, ये इतना ज्यादा एसिडिटी है इसकी। तो हमारे स्टमक क्यों नहीं जल रहा है? तो इसलिए नहीं जल रहा है, स्टमक के अंदर एक लेयर होती है जिसको म्यूकस लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस लेयर कहते हैं बेटा इसको। म्यूकस लेयर की वजह से ही हमारा स्टमक जलता नहीं है, मतलब इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। कभी कभी बात अलग है, इसमें छेद हो जाता है कभी कभी म्यूकस लेयर में, तो अल्सर्स हो जाते हैं, तो अल्सर इसी की वजह से होते हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभी एक काम और भी होता है कि कभी कभी ये जो ढक्कन दिख रहा है ना आप यहां पर, इस ढक्कन का नाम है LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, SPHINGTOR। कभी कभी ये ढक्कन ऊपर की ओर खुल जाता है ऐसे, वैसे मैंने अभी बना किया था ना, ऊपर नहीं खुलता, नीचे खुलता है, ऐसे करके ऐसे आएगा और ऐसे खुल जाएगा। कभी कभी ये ऊपर खुल जाता है, कई सारे कारण हो सकते हैं।
तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में ये HCl अब ईसोफेगस में भी आ जाएगा। अब म्यूकस की लेयर खाली स्टमक में है, ईसोफेगस में नहीं है। तो जैसे ईसोफेगस में आएगा तो ईसोफेगस को जलाने लगेगा और आपको क्या लगेगा, अरे आज तो कुछ जलन सी हो रही है, आज तो कुछ, जिसको आप कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कोई ऐसी दवा पीते हैं जो कि बेसिक इन नेचर है। आप शायद जानते होंगे कि जब बेस को एसिड से मिलाओ तो न्यूट्रल हो जाता है मामला, जब अम्ल को क्षार से मिलाएंगे तो उदासीन हो जाता है कि नहीं। अच्छा समझ लीजिए, इसको नहीं पता है तो अभी आप इतना याद रखो बस कि एसिड को बेस से मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, वो क्षार हो जाता है, सॉरी वो उदासीन न्यूट्रल हो जाता है, पानी बन जाता है और सॉल्ट बन के अलग हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एसिडिटी, जो मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, अब इसके बाद खाना आगे बढ़ा, आगे कहां बढ़ा, अब इस पार्ट का नाम मैंने क्या बताया था, मुझे बताइए, मैं यहाँ तो मिटा दिया मैंने इसको, मैंने बोला था ड्यूडेनम। क्या बोला था बेटा, ड्यूडेनम। हिंदी में कुछ